चलिए मित्रों, अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। बुढ़िया इतनी प्रसन्न थी कि बहुत समय तक उसे नींद नहीं आई, मगर अंत में उसे इस प्रसन्नता को त्याग कर सोना ही पड़ा। थोड़ी ही देर में उसकी नाक से सौ सौ का शब्द आने लगा, जिससे मालूम पड़ा कि वह तन बदन की सुध भूल कर खर्राटे ले रही है। अब प्रातः काल का समय था। शमशान से बुढ़िया वाली झोपड़ी से एक सुंदर युवती निकली। वह हल्का घूंघट निकाले हुए थी। उसके हाथों में भांति भांति की सुंदर फूलों की मालाएं और एक टोकरी भर फूल थे। रंग बिरंगे सुंदर परिधान में वह लचकती हुई और मटकती हुई जा रही थी। होठों पर उसके मधुर मुस्कान थी। धीरे धीरे वह युवती नगर की ओर गई और राजा के महल के पास पहुंच गई। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक दिया। वह क्रोधित होते हुए बोली, राजकुमारी को पता चलेगा कि जो गजरे उन्होंने अपनी मालिन से अपने और सखियों के लिए मंगवाए थे वे तुमने नहीं जाने दिए तो फिर सोचना। लज्जित होकर उन्होंने एक दासी को बुलाकर उस मालिन को उसके साथ राजकुमारी के पास भेज दिया। दासी उसे लेकर राजकुमारी के सामने पहुंची। राजकुमारी ने उसे देखकर कहा, कौन है तू? मेरी मालिन तो नहीं है तू? इससे पहले तुझे कभी नहीं देखा। मालिन बोली, मौसी बीमार हो गई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। यह कितने अच्छे गजरे और फूल मैं आपके लिए लाई हूं। राजकुमारी बोली, पर तू इतना घूंघट क्यों निकाले है? मालिन शर्माते हुए बोली, मैं इतनी सुंदर हूं तो घर वालों ने मना किया है बिना पर्दे के बाहर को। फिर राज भरे स्वर में बोली, जमाना खराब है ना, इसलिए। राजकुमारी हंस पड़ी, बड़ी बातूनी है तू। मालिन अचंभे से बोली, हाय मैया मोरी, आप कितनी सुंदर है, कतई रूप की रानी है। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी और सभी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्हें उसकी बातों में रस आने लगा था। हाय मैया, इतने बड़े घर में रहती हैं आप, मैं तो सपने में भी नहीं देखा। मालिन ने ठंडी आह भरी। तू देखेगी महल? राजकुमारी को उस पर तरस आ गया। राजकुमारी ने उसे पूरा महल घुमाया। मालिन जितना आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, राजकुमारी कौतुक के कारण उतना ही उसका कौतूहल शांत करने के लिए एक एक बात बता रही थी। हाय मैया मोरी, आपके कमरे के पीछे नदी भी है। हाँ, यह नदी की शोभा निहारने और नौका विहार के लिए बनाया गया है। चलते समय मालिन को राजकुमारी ने खुश होकर अपनी मोतियों की माला भी दी। शक्ति सिंह कुछ रुपए लेकर बाजार निकला। उसने शहर में जाकर शहजादे जैसे कपड़े खरीदे और झोपड़ी में वापस आ गया। जब रात हो गई और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर जा पड़े तो वह पुनः झोपड़ी से राजमहल की ओर चला। थोड़ी देर में शक्ति सिंह महल के नजदीक आ पहुंचा और एक पेड़ की ओर से उसने देखा कि महल के फाटक पर पहरेदार घूम रहा। पहरेदार घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। इस तरफ अपनी दाल गलते ना देखकर वह महल के पिछवाड़े जा पहुंचा। वहां पर भी 4 पहरेदार पहरा दे रहे थे। उसने कुछ दूरी पर एक पेड़ की ओर से रोशनी जलाई और बुझा दी। इस प्रकार 2-4 बार उसने यह काम किया। इधर पहरेदार रोशनी देखकर आपस में बातचीत करने लगे। एक ने कहा, भाई यह क्या मामला है? दूसरे ने कहा, यार मुझे तो कोई भूत मालूम होता है। तीसरे ने कहा, नहीं यार, भूत उत नहीं है, यह मणिधारी सर्प है जो मणि को धारण किए है, वही मणि चमक रही है। चौथे ने कहा, बस सही बात है। इस प्रकार निश्चय कर चारों उस ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर में उन्हें फिर वही रोशनी थोड़ी दूर दिखाई दी, जिसे देखकर एक ने कहा, निश्चय यह मणिधारी सर्प है। यदि उसकी मणि हाथ लग जाए तो हम लोगों की तकदीर खुल जाए। इसके बाद फिर वे लोग आगे बढ़े। इस तरह वे चारों पहरेदार बहुत दूर निकल गए और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। एक ने कहा, यार तुम लोग बेकार में उसके फेर में पड़े हो।
भला किसी को सर्प की मणि हाथ लगी है? चलो लौट चले। इतना कहकर सब लोग लौट पड़े। इधर शक्ति सिंह मौका पाकर कमंद के द्वारा महल में जा पहुंचा। ऊपर जाकर वह एक भवन की ओर चला। महाराज के कक्ष के पास आकर वह एक स्तंभ के पीछे छिप गया। कक्ष के बाहर 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। जैसे ही एक पहरेदार घूमकर एक तरफ आया, शक्ति सिंह ने दबे पांव उसके मुख पर बेहोशी की दवा लगा हुआ रुमाल रखकर स्तंभ के पीछे खींच लिया। उसे लंब लेट कराकर दूसरे पहरेदार की भी वही हालत करके शक्ति सिंह महाराज के कक्ष में प्रविष्ट हो गया। शक्ति सिंह ने देखा कि राजा पलंग पर लेटे हैं। उनके बगल में तलवार और मुकुट रखा है। शक्ति सिंह ने मुकुट उठाया और चलने को उद्यत हुआ। तत्क्षण उसके दिमाग में रूप की रानी मंजूषा का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। आज सवै वह मालिन बनकर महल की पूरी रूपरेखा ले गया था। साथ ही साथ अपना मन यहीं मंजूषा के पास छोड़ गया था। वह फिर उसे देखने को बेताब हो उठा और उसके कदम धीरे धीरे मंजूषा के भवन की ओर बढ़ गए। उसके कक्ष में पहुंचकर शक्ति सिंह ने देखा कि वह अत्यंत रूपसी उसके सपनों की रानी मंजूषा पलंग पर गहरी नींद में बेखबर सोई हुई पड़ी है। शायद वह कोई सपना देख रही थी, तभी तो वह मुस्कुरा रही थी। नीचे 4-5 सखियां सोई हैं। किसी के हाथ में सितार है तो किसी के हाथ में मंजीरा है, किसी के हाथ में पंखा है। जो जिस दशा में थी उसी दशा में नींद के आगोश में समा गई थी। शक्ति सिंह मंजूषा के पलंग के बिल्कुल पास पहुंच गया और उसे अपलक निहारता ही रह गया। उसने अपना हृदय रूप की रानी को समर्पित कर दिया। उसने धीरे धीरे उस सुंदरी के हाथ की अंगूठी निकालकर स्वयं पहन ली और अपनी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। फिर वह सीढ़ियों द्वारा उतरने लगा। जिस समय वह सीढ़ियों द्वारा उतर रहा था, उसके हाथ के धक्के से एक गमला नीचे गिर पड़ा, जिसकी आवाज से एक सहेली जाग उठी। उसने अपने सामने एक अपरिचित को देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मंजूषा जाग गई। शक्ति सिंह तुरंत मंजूषा के पास जा पहुंचा। दोनों की आंखें चार हुई और बिजली सी चमक गई। चोर चोर की आवाज से महल के सारे लोग जाग गए। घबराते हुए महाराज वहां पहुंचे और शक्ति सिंह को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शक्ति सिंह जो कि मंजूषा के पीछे खड़ा था, वहीं से मुकुट दिखाता हुआ बोला, महाराज मेरा कसूर माफ करें। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उससे मैं मुक्त हुआ। खून खराबी से क्या लाभ है। महाराज ने क्रोध भरे शब्दों में सिपाहियों से कहा, क्या देखते हो, पकड़ो चोर को। फिर क्या था, चारों तरफ से सिपाहियों ने शक्ति सिंह को घेर लिया। इधर शक्ति सिंह ने भी अपने प्राण बचाने के लिए म्यान से तलवार खींची और हंसते हुए कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूं, इसका परिचय भी दे देता हूं। इतना कहकर वो तलवार चलाने लगा। 20-25 आदमियों के बीच अकेला जवान पैंतरे बदल बदल कर इस प्रकार तलवार चलाने लगा कि महाराज दंग हो गए। एकाएक उनके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह, वीर है तो यही। देखते देखते शक्ति सिंह ने सब सिपाहियों को धराशाही कर दिया। इतने में और सिपाही भी आ पहुंचे। अब शक्ति सिंह ने सोचा कि यहां से भागना ही उचित है। वह भागकर खिड़की के पास पहुंचा। वहां पुनः मंजूषा और शक्ति सिंह की आंखें चार हुईं। इतने में आए हुए सिपाही खिड़की के पास जा पहुंचे, मगर उतने में ही शक्ति सिंह नीचे नदी में कूद पड़ा और बड़ी तेजी से तैर कर जाने लगा। इधर महाराज का हुक्म पाकर सिपाही भी नदी में दनादन कूदे, मगर बेकार, उन्होंने चोर को नहीं पकड़ पाए। महाराज ने तुरंत दूसरा हुक्म दिया कि अभी इसी समय 25 जवान नदी के किनारे किनारे जाएं और चोर को पकड़ कर लाएं। सिपाही चल पड़े और उन्होंने अपने साथ आदमियों को लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। शक्ति सिंह धीरे धीरे घाट पर जा पहुंचा और नदी से बाहर निकलकर उसने अपनी शमशान की राह पकड़ी। रात भर सिपाहियों ने चोर को बहुत ढूंढा, मगर उसकी छाया तक नहीं मिली। अंत में सब लौट आए और महाराज के पास पहुंचे। जिस समय यह लोग महल में पहुंचे, सूर्यदेव अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। अभी भी सब लोग जाग रहे थे। महाराज, महारानी और मंजूषा एक जगह बैठे थे। मंजूषा अपने हाथ की अंगुली की अंगूठी को देख रही थी
और उसे उसमें शक्ति सिंह का सुंदर चेहरा नजर आ रहा था। वह उसके ख्यालों में खोई हुई थी। सिपाहियों ने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम लोगों ने रात भर बहुत दूर तक चोर को ढूंढा, मगर उसे देख तक नहीं पाए। मालूम होता है चोर को तैरना नहीं आता था, इसलिए कूदने के साथ ही वह डूब गया। महाराज ने कड़क कर कहा, मूर्खों, जो तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर ऊपर तक आया और देखते देखते 20-25 सिपाहियों को मुर्दा बनाकर चला गया, वह भला तैरना नहीं जानता होगा। जाओ मेरे सामने से। सिपाही चुपके से खिसक गए। इधर महाराज ने मंत्री को बुलाया। मंत्री के आने पर महाराज ने सारा हाल कह सुनाया और मुकुट के लिए बड़ा पश्चाताप किया। मंत्री ने कहा, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। मैं जासूसों को पता लगाने देश देशांतर में भेजता हूं। आगे भगवान की जैसी मर्जी। शक्ति सिंह महाराज मौरेश्वर का मुकुट लेकर अपने राज्य को चला। अनेकों वन पर्वतों को पार करता हुआ वह अपने राज्य के निकट पहुंचा। कई दिनों से मार्ग का परिश्रम उसे दुख दे रहा था, अतः वह एक पेड़ की छाया में विश्राम के लिए ठहर गया। उसने मुकुट एक गठरी में बांध लिया और उसे सिरहाने रख कर लेट गया। यही वह पल था कि 5-7 नकाबपोश आ गए और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। शक्ति सिंह इस विपत्ति को देखकर घबराया नहीं, बल्कि तलवार निकालकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। नकाबपोशों ने शक्ति सिंह पर तलवार चलानी शुरू कर दी। अकेला शक्ति सिंह बड़े कौशल से उनकी तलवारों का जवाब देने लगा। बेचारे नकाबपोशों को मालूम था कि जिस मनुष्य ने अकेले 25 योद्धाओं को दम भर में धराशाही कर दिया, वह 5-7 को क्या समझता है। वह उसके सामने टिक नहीं सके। वह थोड़ी देर तक तो लड़े, अंत में भाग खड़े हुए। शक्ति सिंह भी सहज में ही उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसने उनका पीछा किया और एक नकाबपोश को अपने काबू में कर लिया। शक्ति सिंह नकाबपोश को पकड़ते हुए उसे पेड़ के नीचे लाया। उसे खूब मजबूती के साथ रस्सी से हाथ बांधे, फिर उसका नकाब खोला। उस नकाबपोश का चेहरा देखते ही वह चौंक पड़ा। फिर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह उसकी गर्दन पकड़कर अपने पिता महाराज के महल में ले आया। महाराज के सामने वह नकाबपोश बंधा हुआ था। राजकुमार शक्ति सिंह ने उसे महाराज के चरणों में ढकेलते हुए कहा, पिताजी, आप बता सकते हैं कि यह कौन है? महाराज ने आश्चर्य से पूछा, कौन है यह और उसकी यह दशा क्यों बनाई है तुमने? शक्ति सिंह ने कहा, आप ही देख लें, मैं तो पहले ही देखकर झटका खा चुका हूं। और ऐसा कहकर उसने उसके चेहरे का नकाब झटके से उतार दिया। अब चौंकने की बारी महाराज की थी। सोमराज, तुम? अपने विश्वास पात्र ओहदेदार की ऐसी हालत देखकर महाराज आश्चर्य में आ गए और उन्होंने कहा, शक्ति, यह क्या मामला है? इस महानुभाव ने ऐसा क्या किया? शक्ति सिंह ने अपने पिता को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपनी जेब से एक पत्र निकालकर महाराज के हाथ में रख दिया और कहा, पिताजी, पहले इससे सारी बातें उगलवा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ऐसा कहकर उसने छुरा निकाला और उसे सोमराज की गर्दन से सटाते हुए बोला, सोमराज, मुझे सपने में भी आशा नहीं थी कि तू ऐसा नीच काम करेगा। अरे तू तो मेरा दोस्त था, पिताजी का सबसे खास ओहदेदार। अब तू अपनी करनी का फल भोगेगा। तुझे इस षड्यंत्र से क्या मिलने वाला था और तुझे क्या उम्मीद थी? इतना कहकर उसने छुरा हाथ में लिया और फिर कहा, बताओ, सब कौन थे? मालूम होता है तू भी रघुवर सिंह का आदमी है। सोमराज डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकला। शक्ति सिंह ने पुनः कहा, यदि तू सच सच सब भेद बता दे तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि तुझे छोड़ दूंगा। सोमराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह अपना चेहरा नीचे लटकाए खड़ा रहा। शक्ति सिंह ने कहा, अब मुझसे कुछ ना छुपा, मुझे सारा भेद मालूम हो गया है। तुम लोग अब नहीं बच सकते हो। यदि अपनी जान प्यारी है तो मुझे सब भेद बता दो, वरना अपने इष्ट देव को स्मरण कर लो। इतना कहकर उसने छुरे को सोमराज के कलेजे से लगाया।
जिसे देखकर सोमराज ने डरते डरते कहा, राजकुमार, मुझे मत मारिए, मैं सब सच सच बताता हूं। शक्ति सिंह ने छुरा हटा लिया और सोमराज ने कहना आरंभ किया, राजकुमार, अब आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। इधर षड्यंत्र के नायक रघुवर सिंह और दुर्गा सिंह उर्फ साहब अली हैं। उन लोगों ने यह सोचा था कि महाराज को खत्म करके स्वयं राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। कोतवाल रघुवर सिंह के हाथ में सारा शहर है ही, इस काम में देर नहीं लगेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना अड्डा उस पहाड़ी पर जमाया और वहां से राज्य में डाका डालने लगे। इसमें उनका एक और मतलब था। वह यह था कि जब प्रजा डाकुओं के उपद्रव से घबरा जाएगी, तब राजा के खिलाफ उन्हें भड़काकर अपनी ओर मिला लिया जाएगा। मगर अब मैं देखता हूं कि ईश्वर न्यायी है। उसने इस अन्याय को पसंद नहीं किया और आपको उस पहाड़ी पर भेज दिया। शक्ति सिंह और महाराज ज्यों ज्यों उसकी बातें सुनते जाते थे, त्यों त्यों उनके मुख की मुद्राएं बदलती जाती थी। अब महाराज ने पत्र को पढ़ना आरंभ किया। जब उन्होंने पत्र को समाप्त किया और नीचे हस्ताक्षर देखे तो मारे क्रोध के दांत पीसने लगे। एकाएक कुर्सी से उठकर उन्होंने गरज कर कहा, पाजी बदमाश रघुवर सिंह, तेरी यह मजाल, अब तेरी कार्यवाही मुझे मालूम हुई। तो आस्तीन का सांप है। तूने मेरे पुत्र और प्रजा को इतना कष्ट दिया है कि जिसका स्मरण करके कलेजा कांप उठता है। अच्छा ठहर, तुझे तेरे पाप का प्रायश्चित अभी करा देता हूं। इतना कहकर उन्होंने ताली बजाई, जिसके साथ ही 2 पहरेदार आ पहुंचे और सलाम करके खड़े हो गए। महाराज ने एक को मंत्री को बुलाने भेजा और दूसरे को सेनापति को लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में दोनों महाशय आ पहुंचे। महाराज ने सारा भेद उनसे कह सुनाया और पत्र मंत्री के हाथ में दे दिया। पत्र पढ़कर मंत्री ने कहा, महाराज, इस चांडाल को फांसी का हुक्म होना चाहिए। महाराज ने कहा, नहीं, इसकी नाक काटकर इसे गधे पर बिठाकर सारे राज्य में घुमाओ, फिर राज्य के बाहर निकाल दो। इतना कहकर उन्होंने सेनापति से कहा, आप अभी जाकर रघुवर सिंह और दुर्गा सिंह का मकान घेर लीजिए और उनका मकान लूटकर उन्हें बंदी बनाइए, मगर उनके स्त्री बच्चों पर हाथ न उठाइएगा। सेनापति सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में वापस आकर उसने कहा, महाराज, वे दोनों कल शाम से ही गायब हैं। उनके मकान में ताला लगा था। मैंने ताला तोड़कर भीतर जाकर देखा कि वहां टूटे फूटे बर्तनों के सिवा और कुछ नहीं है। शक्ति सिंह ने कहा, पिताजी, बदमाश पहाड़ी वाले स्थान पर गए होंगे। महाराज ने सेनापति से कहा, तुम इसी समय 100 सवारों के साथ पहाड़ी को घेर लो और उन्हें पकड़कर हाजिर करो। सेनापति चला गया। उसके बाद महाराज ने शक्ति सिंह का हाल चाल पूछना शुरू किया। शक्ति सिंह ने महाराज को मुकुट अर्पित किया और शुरू से अंत तक का सारा विवरण बड़े विस्तार से कह सुनाया। सब लोग मोरेश्वर के मंत्री की दुर्दशा सुनकर बहुत हंसे और राजकुमार को बधाई दी। फिर महाराज ने कहा, शक्ति, वास्तव में तुमने बड़े साहस का काम किया है। अब मैंने समझा कि तुमने चौर विद्या चोरी के लिए नहीं, चोरों को दंड देने के लिए अपनाई थी। इतना कहकर उन्होंने शक्ति को गले से लगा लिया और सबको विदा करके दोनों पिता पुत्र ने महल में प्रवेश किया। आज मौर्यपुर के महाराज मोरेश्वर के महल में अंधकार हो रहा है। वहां के मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी तक के चेहरे विषाद से भरे हैं। महल की स्त्रियों का रुदन वीरों के हृदय को भी विदीर्ण कर रहा है। महाराज मोरेश्वर दोनों हाथों से मस्तक पकड़कर चेहरा नीचे किए किसी गहरी चिंता में निर्मग्न हैं। उनके सामने उनकी पत्नी आंखों में आंसू की धारा बहती हुई बैठी हैं। महल में सन्नाटा छाया हुआ है। महारानी ने रोते हुए भरे गले से इस निस्तब्धता को भंग करते हुए कहा, मेरी पुत्री को जल्द खोज लीजिए, मैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकूंगी। महाराज ने एक दीर्घ सांस फेंकते हुए धीरे से कहा, प्रिय, अधीर ना हो, मैंने मंत्री को बुलाया है। उनके आते ही मंजूषा की खोज में चारों ओर आदमी भेजता हूं। इतने में मंत्री महाशय आ पहुंचे। उन्हें अपने पास बिठाकर महाराज ने कहा, मंत्रीवर, कल से मेरी पुत्री वाटिका से गायब हो गई है।
मैं समझता हूं कि यह उसी चोर का काम है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।